these membranes often have connections with the membranes often have connections often have connections with the membranes of ER, the membranes of ER, and therefore constitute another portion of a complex cellular membrane system, another portion of a complex cellular membrane system. थर्ड पॉइंट लिखेंगे, the material synthesized near the ER is packaged and dispatched near the ER is packaged and dispatched to various targets inside and outside the cell. Various targets inside and outside the cell. Inside and outside the cell through the Golgi apparatus. Through the Golgi apparatus. Full stop. Its function includes the storage, modification and packaging and packaging So storage that goes. Storage, modification and packaging of products in vesicles. तो ये 3 पॉइंट्स देखिएगा क्या है। हमने ये देखा कि सेल के अंदर अलग अलग तरीके के सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं सेल के पार्ट्स में। तो मैं पूछा था पर आपने जैसे कि जो वो है जो ER है वो एक नैनो पाथ प्रोवाइड करता है, लेकिन
AR बस हाँ एक पाथ प्रोवाइड करता हाँ तो सर वो फिर कॉल के पेरेंट्स के लिए तो होता है बात से चले जाए ना हमें जाना है। देखिए हाँ, सुनिए, हमने ये कहा था गोल्गी apparatus, पहले इसकी डेफिनेशन देखिए एक बार, फिर मैं बताता हूँ, उससे रिलेट करता हूँ उसको। The Golgi apparatus consists of a system of membrane-bound vesicles arranged approximately parallel to each other in stacks called cisterns. तो Golgi apparatus जो है उसमें एक membrane-bound vesicles होती हैं। vesicles भी एक तरीके से nerves हो गई, एक तरीके से path हो गई, ठीक है ना। तो छोटे छोटे बारीक बारीक पतले पतले bags हो गए, ठीक है। तो हमने ये कहा कि the Golgi apparatus consists of a system of membrane-bound vesicles, तो कुछ पतले पतले membrane bound का मतलब क्या है कि उन वेसिकल्स की प्रॉपर बाउंड्री होती है। ऐसा नहीं है कि उसके अंदर से अगर कोई चीज़ ट्रांसपोर्ट हो रही है तो वो बाहर निकल जाएगी, वो बाहर नहीं निकलेगी। तो उसके चारों तरफ मेम्ब्रेन होता है, कवरिंग होती है। कंसिस्ट ऑफ अ मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स अरेंज अप्रॉक्सीमेटली पैरेलल टू ईच अदर, तो पैरेलल एक के ऊपर एक वो अरेंज्ड होते हैं। और वो जो पैरेलल पैटर्न्स होते हैं, वो जो पैरेलल पाथ होते हैं, उनको हम बोल देते हैं सिस्टर्न्स। इसको हम बोल देते हैं सिस्टर्न्स। उसके बाद सेकंड पार्ट देखिएगा, दीज मेम्ब्रेन्स ऑफन हैव कनेक्शंस विद द मेम्ब्रेन्स ऑफ ER। ये जो मेम्ब्रेन्स हैं, इनका मेम्ब्रेन्स का कनेक्शन ER के मेम्ब्रेन्स के साथ होता है। तो सोचिएगा कि जैसे मान लीजिए ये तो एक हमारा सिस्टर्न हो गया, तो सिस्टर्न हो गया, मान लीजिए कि ये नैरो एक वेसिकल है जिसके थ्रू कुछ जो पार्टिकल्स हैं, कुछ सब्सटेंसेस जो हैं वो सेल में एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसपोर्ट होते हैं। अच्छा, अब इस सिस्टर्न के साथ में मान लिया कि हमारा एक कनेक्टेड है, इस तरीके से कनेक्टेड है एक एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम भी ER इधर हो गया और हमारा सिस्टर्न यहाँ पर हो गया, ठीक है। बेसिकली दोनों के जो मेम्ब्रेन्स हैं वो एक दूसरे को टच कर रहे हैं। मेम्ब्रेन्स जब टच करते हैं तो मेम्ब्रेन्स में छोटे छोटे पोर्स भी होते हैं। मेम्ब्रेन्स जो है वो क्या करते हैं, कुछ चीज़ों को अलाउ करते हैं अंदर आने के लिए और कुछ चीज़ों को अलाउ नहीं करते। इसको हम बोल देते हैं सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। तो अगर इसमें से कोई चीज़ बाहर निकलने वाली होगी तो वो इसके थ्रू ट्रांसपोर्ट हो जाएगी। इसमें से कोई चीज़ अगर बाहर फिर भी निकल जाती है, हालांकि मेम्ब्रेन है, एक्सटर्नल कवरिंग है, तो फिर भी अगर इसमें से कुछ बाहर निकल जाता है तो वो इसमें चला जाएगा। तो कुल मिलाकर ये है कि ये एक दूसरे को सप्लीमेंट करते हैं, मतलब एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। मतलब क्या हो गया कि अगर मान लीजिए कहीं ना कहीं कोई भी पार्टिकल इसमें से बाहर निकल गया, सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन है लेकिन एक्सीडेंटली किसी भी तरीके से वो इसमें से बाहर निकल गया, तो इसमें से बाहर निकल गया तो फिर ER उसको सपोर्ट कर देगा। फॉर एग्जांपल आप ये देखिएगा, और ये हमेशा हम ये कहते हैं कि हमेशा एक तो हम तो बिल्कुल सबसे छोटी यूनिट की बात कर रहे हैं, सेल की बात कर रहे हैं, लेकिन हमने तो बचपन से यही पढ़ा है ना कि जो फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ है, जो सेल है वो फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ है। तो लाइफ की बात कर रहे हैं तो हमने कहा कि अगर एक चीज़, अगर मान लीजिए कोई एक चीज़ किसी एक पार्ट के थ्रू ट्रांसपोर्ट होती है तो किसी दूसरे पार्ट के थ्रू भी वो ट्रांसपोर्ट हो सकती है, ठीक है, लेकिन परमानेंटली नहीं, टेम्परेरी सपोर्ट मिल जाती है। फॉर एग्जांपल आप बैठे हुए हैं, शांति से बैठे हुए हो, तो आप सबके मुंह बंद है ना, सब मुंह बंद करके बैठे हुए हो, मुंह बंद करके बैठे हुए हो तो आप क्या कर रहे हो, नाक से सांस ले रहे हो, ठीक है। अगर मान लीजिए आप किसी फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो जाओ, आप खेलना कूदना शुरू करें या किसी भी तरीके की किसी स्पोर्ट्स में आप इन्वॉल्व हो जाए जहाँ पर मतलब ट्रमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी की इंस्टेंटली आपको ज़रूरत पड़ेगी, तो आपको एकदम से मान लीजिए तेज़ी से दौड़ना पड़ जाए, तो जब आप दौड़ेंगे तो क्या उस टाइम आप नाक से सांस लेंगे, क्योंकि जो नाक का पाथ है वो पाथ ही बहुत छोटा पड़ जाएगा। आपको दौड़ने के लिए इंस्टेंट एनर्जी की ज़रूरत है, तो इंस्टेंट एनर्जी के लिए क्या चाहिए, इंस्टेंट ऑक्सीजन चाहिए, ज़्यादा अमाउंट ऑक्सीजन चाहिए। तो ज़्यादा अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन तो मुंह से ही सांस लेकर अंदर जाएगा। तो कभी भी आप देखेंगे तो कोई भी अगर रनर है, कोई एथलीट है, वो बहुत तेज़ी से अगर दौड़ रहा है तो जनरली उसका मुंह खुल ही जाता है, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं मुंह खोल कर ही जीना शुरू कर दूँ, मैं मुँह से ही सांस लेने लगूँ, इसका मतलब ये नहीं है। सीधा सीधा ये है कि अगर मान लीजिए कि कोई ऐसी ज़रूरत है कि सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन है, सिस्टर्न ने अगर कुछ भी चीज़ मतलब छोड़ दी, कुछ भी चीज़ सेलेक्टिवली यहाँ से लीक हो गई, कुछ निकल गया यहाँ से जो कि जाना चाहिए था, जो ट्रांसपोर्ट होना चाहिए था, तो ER इज देयर। ER में से कुछ अगर ऐसा हुआ तो सिस्टर्न इज देयर। तो ये दोनों नीचे चला गया, लेकिन नीचे चला गया सस्पेंस, तो फिर देखिए हमेशा एक ही ER नहीं होगा, एक ही सिस्टर्न नहीं होगी। सिस्टर्न क्या होंगे, पैरेलल स्टैक्स होंगे। स्टैक का मतलब होता है ढेर लगना, जैसे एक बुक के ऊपर दूसरी बुक, दूसरी के ऊपर तीसरी बुक, तीसरी के ऊपर चौथी बुक, तो उसके स्टैक्स हो गए। तो एक सिस्टर्न से लीक होगा, दूसरे में जाएगा, दूसरे से लीक होगा, तीसरे में जाएगा। बोला ना यहाँ पर कि
These are membrane bound vesicles arranged approximately parallel to each other in stacks. तो एक के ऊपर एक लगा रहता है, ER की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन बाई चांस कुछ ऐसा हो जाता है, जो कि ये मैं आपके सवाल का जवाब दे रहा हूँ, जो आप कह रहे थे ये काम ER के थ्रू ही हो जाता है, तो गोल्गी एपरेटस की ज़रूरत क्या है ना। तो मैं वो कह रहा हूँ कि अगर मान लीजिए बहुत सारे, मैंने तो एक सिस्टम बनाया, 1 2 3 4 5 6 बहुत सारे लगेंगे इसके ऊपर एक पैरेलली, ठीक है। तो अगर बाई चांस कहीं ऐसी ज़रूरत पड़ती है कि सिस्टम के थ्रू नहीं हो पा रहा है, तो फिर ER के थ्रू हो जाएगा, ठीक है। कुल मिलाकर क्वेश्चन अच्छा था कि दोनों ही पाथ प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है, ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स के लिए। तो वही लिखा हुआ है, दीज मेम्ब्रेन्स ऑफन हैव कनेक्शंस विद द मेम्ब्रेन्स ऑफ ER। मेम्ब्रेन्स ऑफ ER मतलब आप ये सोच लीजिए कि भाई इसका मेम्ब्रेन मतलब इसकी एक्सटर्नल कवरिंग और इसकी एक्सटर्नल कवरिंग ये आपस में ऑफन जनरली चिपकी रहती है, तो इसलिए ट्रांसपोर्ट में भी एक दूसरे की हेल्प करेंगे। Therefore constitute another portion of a complex cellular membrane system the material synthesized। synthesized का मतलब होता है manufactured, लिख लीजिए, synthesized का मतलब होता है produced या manufactured। कई बार हम नोट्स लर्न करने बैठेंगे, हमें ये नहीं समझ में आएगा ये सेंटेंस का मतलब क्या है। तो सिंथेसिस का मतलब होता है प्रोडक्शन। The material synthesized near ER is packaged and dispatched to various targets inside and outside the cell through Golgi apparatus। तो जो मटेरियल है जो सिंथेसाइज होता है, जो कि द मटेरियल सिंथेसाइज नियर ER इज पैकेज्ड एंड डिस्पैच्ड टू वेरियस टारगेट्स, उसके छोटे छोटे पैक्स बनाकर उसको डिस्पैच कर दिया जाता है। डिस्पैच मतलब उसको भेज दिया जाता है, ट्रांसफर कर दिया जाता है थ्रू विच डिवाइस, थ्रू विच थिंग, गोल्गी apparatus। गोल्गी apparatus के थ्रू भेज दिया जाता है। हाँ, सेल के अंदर ट्रांसफर, सेल के अंदर जैसे हमने देखा ना, सेल के अंदर बहुत सारी चीज़ें, तो उनमें न्यूट्रिएंट्स का ट्रांसफ़र। फॉर एग्जांपल मैं लास्ट टाइम भी एक एग्जांपल दिया था रोटी का। अगर मान लीजिए हमने रोटी का एक टुकड़ा खाया, तो रोटी का एक टुकड़ा जो है उसको वो टूटेगा, पहले माउथ में टूटेगा, फिर स्टमक में जाएगा और वहाँ से ना हमारी बॉडी के सारे सेल्स में डेवलप होगा, सारे के सारे सेल्स में जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा। और डिस्ट्रीब्यूट होने पर ऐसा होगा कि बॉडी के सारे सेल डेवलप करेंगे। फॉर एग्जांपल अभी आप लोगों के पास 3 साल 9th में हो, 10th 11th 12th, बल्कि 2 साल समझो, तो 2 साल अभी आपके ग्रोथ पीरियड है, ठीक है। जनरली जो मैंने देखा है 11th तक बच्चे जितनी हाइट पकड़नी होती है पकड़ लेते हैं, उसके बाद फिर हाइट बढ़ती नहीं है। तो जैसे आपकी धीरे धीरे हाइट बढ़ेगी, आप कुछ खाना वाना खा रहे हैं, रोटी खा रहे हैं, दाल खा रहे हैं, सब्जी खा रहे हैं, तो जब आप कुछ खाते हैं तो उसमें जो चीज़ ज़रूरत है ग्रोथ के लिए, तो ऐसा नहीं है कि ये उंगली जरा सी बढ़ रही है, बस दूसरी उंगली बढ़ी नहीं रही, ठीक है, ये हाथ तो लंबा हो गया, ये छोटा ही रह गया, तो उसको ना मैंने कुछ रोटी वोटी खिलाई नहीं थी। तो आप रोटी खा रहे हैं मुँह के थ्रू, तो वो बॉडी के हर पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट होगा, और जब हर पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट होगा तो इसका मतलब बॉडी के हर एक सेल में जाएगा। तो हर एक सेल में जो न्यूट्रिएंट्स का ट्रांसफ़र होता है, वो गोल्गी apparatus के थ्रू होता है, ठीक है। इसके बाद इन्होंने बोला इट्स फंक्शन इंक्लूड्स। अब गोल्गी apparatus का फंक्शन देखिएगा, क्या सिर्फ ट्रांसफ़र करना, क्या सिर्फ न्यूट्रिएंट्स को सेल के एक पोर्शन से दूसरे पोर्शन तक ले जाना, क्या सिर्फ ये फंक्शन होता है? हम कहेंगे नहीं, इसके फंक्शन में और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। इट इंक्लूड्स स्टोरेज, स्टोरेज मतलब इकट्ठा करना न्यूट्रिएंट्स को, अभी भी पानी है इसमें, तो वो तो ठीक है, हमेशा आता है क्या? इट्स फंक्शन इंक्लूड्स द स्टोरेज, मॉडिफिकेशन, वो पानी से धोते हो उसको, पानी से धोते हो फ्रीक्वेंटली धोया करो, मतलब 2-3 घंटे में एक बार धो लिया, कर लिया, थोड़ा फ़ायदा होता है उससे। स्टोरेज, मॉडिफिकेशन एंड पैकेजिंग ऑफ प्रोडक्ट्स इन वेसिकल्स। तो सिर्फ इसका ट्रांसफ़र का या ट्रांसपोर्टेशन का काम नहीं होता, स्टोरेज का काम भी होता है। स्टोरेज भी एक बड़ा फंक्शन है। कोई चीज़ मेरे पास है, उसको स्टोर कहाँ पे करूँ, उसको स्टोर कहाँ पर करें? तो स्टोरेज भी एक बहुत बड़ा पार्ट है। फॉर एग्जांपल हमने खाना वाना खा रखा है ढंग से, ठीक है, कोई आपको कह दे कि नहीं अभी आपकी बॉडी में ना प्रोटीन विटामिन मिनरल तो जितने पहुँचने थे पहुँच गए, कैल्शियम नहीं पहुँचा, 1 गिलास दूध और पी लो, अभी पेट भर रखा बिल्कुल ऊपर तक, ठीक है। आप कहोगे भैया स्टोरेज की जगह नहीं है, सब निकल जाएगा, ठीक है। तो ये स्टोरेज का काम भी करता है गोल्गी apparatus। इस चीज़ का कि जिस चीज़ की जब ज़रूरत होगी तब उस चीज़ को निकाला जाएगा, तब तक उस चीज़ का स्टोर करके रखा जाएगा। जैसे हम ये कहेंगे कि अगर आपने खाना खाया तो खाना खाकर अल्टीमेटली पेट ही बढ़ता है अगर आप उसको स्टोर्ड आइटम को यूज़ नहीं करेंगे तो, ठीक है।
तो वो स्टोर्ड आइटम को यूज़ करना ज़रूरी है, तो स्टोरेज का काम भी यही करता है। बताइए। सर प्लांट सेल में तो वैक्यूमली स्टोर कर लेगा ना हाँ। सर अगर उसकी क्या जरूरत है स्टोरेज की? एनिमल सेल में तो समझ गया। एनिमल सेल में ही एनिमल सेल की बात कर रहा हूँ, अभी एनिमल सेल की बात कर रहा हूँ। ठीक है, कई चीज़ें ऐसी हैं जो सिर्फ पर्टिकुलरली प्लांट सेल के लिए पढ़ना है, कई चीज़ें ऐसी हैं जो एनिमल सेल के लिए पढ़ना है। तो अभी अगला जो सेल ऑर्गेनेल लिया है वो प्लास्टिडम पढ़ेंगे, तो वो फिर प्लांट सेल में ही होता है बस। ठीक है, तो यहाँ पर जो हम गोल्गी एपरेटस की बात कर रहे थे एनिमल सेल के लिए ही होता है। उसके बाद आप ये देखिएगा, अगला इसका फंक्शन देखते हैं कि ये स्टोरेज के मॉडिफिकेशन के, मॉडिफिकेशन क्या हो गया? मॉडिफिकेशन ये है कि खाई तो रोटी थी, लेकिन एनर्जी किस चीज़, मतलब रोटी का वो किस चीज़ में कन्वर्ट होगा? एटीपी में कन्वर्ट होगा, तो ये मॉडिफिकेशन हो गया। ठीक है, ये जो रफेज था, जो बेकार की चीज़ थी, जो काम की नहीं थी, वो तो साइड हो गई, और जो उसमें से काम की चीज़ें थी कि प्रोटीन निकाल लिया, उसके अंदर से विटामिन निकाल लिया, उसके अंदर से हमने और कोई एनर्जी सोर्स निकाल लिया, तो वो सारी चीज़ें जो हैं वो कहलाता है मॉडिफिकेशन। तो मॉडिफिकेशन के पार्ट में वो सारी चीज़ें आ जाती हैं। उसके बाद नेक्स्ट नोट करेंगे आप नेक्स्ट नोट करेंगे, in some cases complex sugars may be made complex sugars in some cases complex sugars may be made from simple sugars in the Golgi apparatus. From simple sugars in the Golgi apparatus. The Golgi apparatus is also involved in the formation of lysosomes. The Golgi apparatus is also involved in the is also involved in the formation of lysosomes. ये lysosomes क्या होते हैं? ये दूसरे टाइप का सेल ऑर्गेनेल है, आऊँगा अभी इस पर। सर लाइसोसोम का फॉर्मेशन मॉडिफिकेशन हाँ, मॉडिफिकेशन में आ गया, बिल्कुल सही। ये जो मॉडिफिकेशन वाला पार्ट है ये उसी में आ जाएगा। In some cases complex sugars may be made from simple sugars in the Golgi apparatus. तो Golgi apparatus में क्या होता है? ये जो सिंपल शुगर होती है, सिंपल शुगर क्या है? ग्लूकोज। ग्लूकोज जो है उसको सिंपल शुगर हम बोल देते हैं। कोई भी चीज़ अगर खाते हैं ना तो वो सबसे पहले ग्लूकोज में कन्वर्ट होती है, जो भी चीज़ हम खाते हैं। तो कुछ केसेस में ऐसा भी होता है कि उन सिंपल शुगर से कॉम्प्लेक्स शुगर भी बनाई जाती है, और वो बनाता कौन है? वो गोल्गी apparatus बनाता है। और जो ये गोल्गी apparatus है इसी का काम होता है लाइसोसोम्स को बनाना भी। अब ये लाइसोसोम्स क्या है वो देखते हैं। तो सेकंड हमारा गोल्गी apparatus में बस इतना ही था। थर्ड टाइप का सेल ऑर्गेनेल नोट करें, थर्ड है लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स इसमें लिखें, lysosomes are a kind of waste disposal system of the cell. Lysosomes are a kind of waste
disposal system or a kind of waste disposal system of the cell. Stop. They help to keep the clean. They help to keep the cell clean. They help to keep the cell clean. By digesting any foreign material. By digesting any foreign material as well as worn out cell organelles. As well as worn out cell organelles. तो लाइसोसोम्स आर अ काइंड ऑफ वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम ऑफ द सेल. वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम का मतलब क्या हो गया कि अगर मान लीजिए हम किसी सेल की बात करते हैं तो सेल में कुछ पार्टिकल्स जो हैं वो वेस्ट भी तो हो जाएंगे, कुछ चीज़ें जो हैं वो ख़राब भी तो हो जाएंगी. तो वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम भी तो होना चाहिए. वेस्ट जाएगा कहाँ? तो वेस्ट को डिस्पोज ऑफ करने का काम जो है वो भी लाइसोसोम्स ही करते हैं. हाँ देखिए यहाँ पर ये होता है कि अगर मैं सिर्फ और सिर्फ सेल की बात करूँ ना तो ये है कि भाई सेल के अंदर जितने भी पार्टिकल्स हैं तो उन्हीं को हम सेल ऑर्गेनेलीज बोल देते हैं. सेल के अंदर जितने भी अलग अलग कंपोनेंट्स हैं उन्हीं को हम सेल ऑर्गेनेली बोलते हैं. तो हमने ये कहा कि हम उन्हीं को स्पेशली पढ़ रहे हैं. तो हम ये कह रहे हैं कि अगर किसी एक सेल की बात करते हैं, छोटा सा एक सेल है, तो हम ये कह रहे हैं कि क्या सेल का जो वेस्ट प्रोडक्ट है क्या वो सेल में से निकलेगा, फिर दूसरे सेल का उसमें से वेस्ट प्रोडक्ट निकलेगा, फिर तीसरे का वेस्ट प्रोडक्ट उसमें से निकलेगा. तो सेल क्या हो गए? छोटे छोटे हाउसेज हो गए, छोटा छोटा घर हो गया, है ना. तो हमने ये कहा कि वो जो छोटे छोटे रूम्स हैं क्या उन सारे छोटे छोटे रूम्स में से वेस्ट प्रोडक्ट निकल कर और फिर एक जगह इकट्ठा हो और फिर बॉडी में से निकल जाए? ये कहेंगे नहीं, ऐसा नहीं होगा. तो क्या होगा कि उसके अंदर जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है उस वेस्ट प्रोडक्ट को क्लीन करने का, साफ करने का काम लाइसोसोम्स करते हैं. कैसे करते हैं? वो उनको कलेक्ट करते हैं, खुद ही खा जाते हैं, एनगल्फ कर लेते हैं. वही चीज़ मतलब खुद ही खा जाते हैं उसको. ठीक है. कोई अगर सेल का कोई भी पार्ट अंदर वो अगर मर गया है, डेड हो गया है, वो उसको भी खा जाएंगे. कोई चीज़ ऐसी है जो वेस्ट है, जो बेकार है, जिसको डिस्पोज ऑफ करना है, फेंक देना है, वो उसको भी खा जाएंगे. फिर धीरे धीरे वो स्प्लिट हो जाते हैं. स्प्लिट हो जाते हैं तो वो कब होते हैं? जब सेल डिवाइड होता है. ठीक है ना. तो ये जो काम है ये काम लाइसोसोम्स करते हैं. तो लाइसोसोम्स को इसी वजह से कुछ और भी कहा जाता है, सुसाइड बैग्स भी कहा जाता है. मैं आगे बढ़ूँ उसी पर. तो दे हेल्प टू कीप द सेल क्लीन बाय डाइजेस्टिंग एनी फॉरेन मटेरियल एज वेल एज वॉर्न आउट सेल ऑर्गेनेलीज. वॉर्न आउट सेल ऑर्गेनेली, अगर कोई सेल ऑर्गेनेली वॉर्न आउट हो गई है, खराब हो गई है, डेड हो गई है, उसको भी खा जाएंगे. और अगर कोई फॉरेन मटेरियल, यानी कि फॉरेन मटेरियल का मतलब ये नहीं कि विदेश से कोई चीज़ आई, ठीक है, उसको फॉरेन नहीं बोलेंगे. फॉरेन मटेरियल का मतलब ये एनीथिंग विच इज़ नॉट डेजिग्नेटेड टू एंटर इनसाइड द सेल, जो सेल के अंदर नहीं आनी चाहिए, इत्तेफाक से गलती से आ गई, कैसे भी करके सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके कैसे भी करके आ गई, उसको भी डाइजेस्ट कर जाएगा, खा जाएगा. ठीक है. मतलब सेल के लिए जो चीज़ अच्छी है लाइसोसोम वही करने देगा. बाकी जितनी भी चीज़ें बेकार की हैं उन सबको खुद डाइजेस्ट कर जाएगा. हाँ जी. तो इंटेंशनली हो सकता है कि सेल को एक सेल ईटिंग होती है फैगोसाइटोसिस, तो उसको फैगोसाइटोसिस करना तो जानबूझ के अंदर लेगा और फिर इसको डिसॉल्व कर. ये वो अलग चीज़ है, उस पर बाद में आते हैं. ठीक है. तो पहले ये बताइए, ये चीज़ तो समझ में आ गई, पहला इसका फंक्शन. उसके बाद नेक्स्ट नोट करेंगे लाइसोसोम्स में. सेकंड पॉइंट नोट करेंगे, फॉरेन मटेरियल्स एंटरिंग द सेल. Foreign materials entering the cell
foreign materials entering the cell, comma, such as bacteria or food, such as bacteria or food, as well as old organelles end up in the lysosomes which break them up into small pieces, which break them up into small pieces. वही चीज एक्सप्लेन करी गई है कि फॉरेन मटेरियल्स एंटरिंग द सेल सच एज बैक्टीरिया और फूड एज वेल एज ओल्ड ऑर्गेनेलीज। कोई ओल्ड ऑर्गेनेली अंदर एंटर कर जाए अगर मान लीजिए, या कोई फॉरेन मटेरियल एंटर कर जाए, या फिर कोई बैक्टीरिया एंटर कर जाए सेल में, तो वो क्या करते हैं, दे फाइनली एंड अप, उनका एक ही इलाज है लाइसोसोम। वो फाइनली कहाँ जाकर टकराएंगे, लाइसोसोम से टकराएंगे, और लाइसोसोम क्या करेगा, विच ब्रेक देम अप इनटू स्मॉल पीसेस। लाइसोसोम उनको छोटे 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 पीसेस में, टुकड़ों में डिवाइड कर देगा। देखिए गोल्गी एपरेटस जो है, गोल्गी एपरेटस में इसमें हमने ये बताया कि एक मिनट कहाँ है, हाँ, द गोल्गी एपरेटस इज ऑल्सो इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम्स। तो क्या है कि ये जो सारी चीज़ें हैं ना, ये सारी चीज़ें सेल के अंदर है। गोल्गी एपरेटस जो है वो लाइसोसोम को बनाता है, तो वो गोल्गी एपरेटस के अंदर नहीं होगा, बाहर होगा। ये जितने भी सेल ऑर्गेनेली हैं ये सब इंडिपेंडेंटली काम करते हैं, इंडिपेंडेंटली काम करते हैं। मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अलग है, ठीक है, वो अलग है बिल्कुल, उसके अंदर कुछ नहीं है। उसके दो टाइप्स हैं, एक आर और एक SER। गोल्गी एपरेटस बिल्कुल अलग है, ठीक। और इसी तरीके से हमारा जो लाइसोसोम है बिल्कुल अलग है। गोल्गी एपरेटस उसको बनाता है लेकिन उसके अंदर नहीं होता है, ठीक है। अच्छा, अब हमने ये कहा कि जितनी भी ये चीज़ें हैं, चाहे फॉरेन मटेरियल हो, चाहे ओल्ड ऑर्गेनेली हो, चाहे कोई बैक्टीरिया हो, अगर वो सेल के अंदर एंटर कर जाता है तो अल्टीमेटली उसको टकराना पड़ता है लाइसोसोम से, और लाइसोसोम उसको डाइजेस्ट कर जाता है और छोटे छोटे पीसेस में उसको तोड़ देता है। कैसे, वो लिखिएगा, ऐसा कैसे कर पाता है, लिखिएगा। लाइसोसोम्स आर एबल टू डू दिस बिकॉज lysosomes are able to do this because they contain powerful digestive enzymes, because they contain, एक मिनट रुकिए जरा, कौन सा भैया F में मिला दिया। Lysosomes are able to do this because they contain powerful digestive enzymes. Because they contain powerful digestive enzymes
capable of breaking down all organic material. Capable of breaking down all organic material. Next point लिखें, during the disturbance in cellular metabolism, during the disturbance in cellular metabolism, cellular metabolism, for example, when the cell gets damaged, for example, when the cell gets damaged, lysosomes will burst and the enzymes may burst and the enzymes digest their own cell. Full stop. Therefore, lysosomes are also known as suicide bags of a cell. Therefore, lysosomes are also known as the suicide bags of a cell. Suicide bags of the cell. तो ड्यूरिंग द डिस्टर्बेंस इन सेलुलर मेटाबॉलिज्म, अगर सेलुलर मेटाबॉलिज्म में सेल के मेटाबॉलिज्म का मतलब क्या है कि सेल जो अलग अलग उन चीज़ों, और ये तो हम बात कर रहे हैं फॉरेन पार्टिकल्स की, बैक्टीरिया की, या कोई ऐसी चीज़ जो कि सेल के अंदर एंटर नहीं करनी चाहिए लेकिन एक्सीडेंटली कर गई, हम ये कहते हैं कि सेल के अंदर जो चीज़ें एंटर करनी चाहिए उनको तो वो नॉर्मली डाइजेस्ट करेगा ना सेल। भाई अगर सेल को किसी चीज़ की रिक्वायरमेंट है और वही चीज़ सेल को मिल रही है तो सेल उसको तो डाइजेस्ट करेगा, तो उसको हम बोलते हैं डाइजेस्ट करने को हम बोलते हैं सेलुलर मेटाबॉलिज्म। अगर मान लीजिए किसी भी प्रॉब्लम की वजह से सेल में कोई भी खराबी आ जाती है, उसकी वजह से अगर सेलुलर मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब हो जाता है, डिस्टर्बेंस आ जाता है उसके अंदर, फॉर एग्जांपल व्हेन द सेल गेट्स डैमेज्ड, तो सेल कैसे डैमेज होगा? मान लीजिए हम खेल रहे हैं, खेलते टाइम हमारे हाथ कहीं पर लग गया, कहीं चोट लग जाती है, ठीक है, तो कहीं चोट लग जाती है तो वहाँ पर कुछ घिसट जाता है, एब्रेशन हो जाता है, तो उसकी वजह से होता क्या है कि उसके आसपास के स्किन के आसपास के जितने भी सेल्स हैं वो सब डैमेज हो जाते हैं। तो अगर इस केस में सेलुलर मेटाबॉलिज्म फिर वहाँ पर कहाँ होगा, नहीं हो पाएगा, क्योंकि सेल ही टूट गया, सेल ही डैमेज हो गया। तो जब सेल डैमेज हो गया है किसी एक पर्टिकुलर एरिया का, when the cell gets damaged, लाइसोसोम्स में बर्स्ट, तो लाइसोसोम फट भी सकते हैं, उस चीज़ में बर्स्ट भी हो सकते हैं, ठीक है, लाइसोसोम्स में बर्स्ट। तो जब लाइसोसोम्स बर्स्ट हो जाते हैं तो लाइसोसोम्स के अंदर जो एंजाइम्स होते हैं वो एंजाइम्स क्या करते हैं, एंजाइम्स डाइजेस्ट देयर ओन सेल, एंजाइम्स जो है वो अपना खुद के ही सेल को डाइजेस्ट कर जाते हैं, खुद के ही सेल को खा जाते हैं। देयरफॉर लाइसोसोम्स आर आल्सो नोन एज सुसाइड बैग्स ऑफ द सेल। इसी वजह से लाइसोसोम्स को ये भी कहा जाता है कि लाइसोसोम अगर फट गया, तो उसके अंदर से जो एंजाइम्स निकलेंगे वो खुद के ही जो डैमेज्ड सेल है उसको खा जाएंगे, लाइसोसोम्स के जो एंजाइम्स है। इसी वजह से ये कहा जाता है कि लाइसोसोम अगर फट गया, मतलब अगर मर गया वो,
तो वो खुद तो मरेगा ही, वो साथ में पूरे सेल को भी लेकर मरेगा, तो इसीलिए कहते हैं कि वो सुसाइड बैग की तरह एक्ट करता है। समझ गए? तो जब डाइजेस्ट करते हैं तो लाइसोसोम कभी तो मरता होगा क्या? सर, हाँ, कभी तो मरता होगा, हाँ। तो फिर जब मरता है तो सेल को लेके भी मरता है। उसके जो एंजाइम्स है ना, उसके जो एंजाइम्स हैं, उसके एंजाइम सेल के बाकी पार्ट्स को भी खा जाते हैं। मतलब सेल पूरा नहीं मरता बट उसके कुछ पार्ट, उसके जो पार्ट्स हैं, उसके जो पार्ट्स हैं। और फिर ये सेलुलर मेटाबॉलिज्म मुझको तो लगा ये होता है कि लाइक जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट है सेल पे जिंदा रहने के लिए, हाँ हाँ, तो वही होता है। बिल्कुल वही तो। सेल के लिए जो चीज़ें ज़रूरी हैं, जैसे अभी तक मैंने बात करी फॉरेन मटेरियल की या फिर बैक्टीरिया की, ठीक है, तो हम अगर फॉरेन मटेरियल मतलब जो सेल के लिए ज़रूरी नहीं है, बैक्टीरिया जो सेल के लिए ज़रूरी नहीं है मतलब हार्मफुल है, ठीक है, तो उनके ये तो हो गई बेकार की चीज़ें जो सेल को नहीं चाहिए, लेकिन सेल को न्यूट्रिएंट्स तो चाहिए ना जिंदा रहने के लिए, तो उन न्यूट्रिएंट्स को डाइजेस्ट करना इज कॉल्ड सेलुलर मेटाबॉलिज्म। ठीक है, तो इसी वजह से लाइसोसोम्स को सुसाइड बैग्स भी कहा जाता है। क्लियर है? हाँ, चलिए भाई। अच्छा, तो इसके बाद आप स्ट्रक्चरली एक पॉइंट और लिखेंगे इसमें, structurally lysosomes are membrane bound lysosomes are membrane bound sacs, membrane bound sacs, SACS है, ये SEX वाला सेक्स नहीं है, वो मेल फीमेल वाला नहीं, सेक्स, इसका मतलब क्या है? बैग्स। ठीक है, तो स्ट्रक्चरली लाइसोसोम्स आर मेम्ब्रेन बाउंड सैक्स, ब्रैकेट में लिखिएगा बैग्स, फिल्ड विद डाइजेस्टिव एंजाइम्स, फिल्ड विद filled with digestive enzymes, स्ट्रक्चरली का मतलब क्या है कि लाइसोसोम दिखने में कैसे होता है, लाइसोसोम का स्ट्रक्चर कैसा होता है? दे आर मेम्ब्रेन बाउंड सैक्स, ऐसा होता है जैसे एक एक्सटर्नल कवरिंग हो और एक छोटे छोटे बैग्स हो, जैसे कि कोई छोटा सा बैग हो, तो उस बैग के अंदर क्या भरे रहते हैं? उस बैग के अंदर भरे रहते हैं डाइजेस्टिव एंजाइम्स। तो लाइसोसोम के अंदर क्या होगा? केवल और केवल एंजाइम्स होंगे जो कि वेस्ट डिस्पोजल का काम करते हैं, कि अगर किसी भी तरीके का कोई बैक्टीरिया आ गया, फॉरेन पार्टिकल आ गया, तो उसको पकड़ के वो खा जाते हैं। ठीक है, अपने अंदर उसको एंगल्फ कर लेते हैं। दीज एंजाइम्स आर मेड बाई RER, ये जो उसके अंदर लाइसोसोम्स के अंदर जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, ये किससे बनते हैं? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम से। दीज एंजाइम्स इसी वाले पॉइंट पे लास्ट लाइन है, यहाँ पर नीचे दिखाई नहीं देगा, ऑनलाइन वालों को, इस वजह से यहाँ पर दीज एंजाइम्स आर मेड बाई RER। ठीक है जी, हमारे तीन किस चीज़ से बनाते हैं? RER बनाता है इसको, RER से। ये बने किस चीज़ से होता है? एंजाइम्स बने किस चीज़ से होते हैं, क्या बताएं? एंजाइम्स जो हैं, एंजाइम्स तो आपका एंजाइम्स जो है ना, सिलिया जानते हैं? सिलिया क्या होता है? सिलिया, अच्छा तो क्योंकि मुझको लगा RER प्रोटीन सिंथेसाइज करता है। सुनो तो सही, तो तौलिया देखो, तौलिया टॉवल जो होता है जिससे हम अपना चेहरा साफ करते हैं पोंछते हैं, तो तौलिया से ही क्यों पूछते हैं? किसी और पतले कपड़े से क्यों नहीं पूछ रहे? क्योंकि तौलिया ढंग से एब्जॉर्ब क्यों करता है तौलिया? वो जो फाइबर होते हैं ना, वो ऐसे होते हैं, जैसे मान लीजिए ये एक शीट है, ये एक शीट है, और इस शीट में ऐसे 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 धागे बाहर की तरफ निकले रहते हैं इसमें। ठीक है, तो कहीं पर भी अगर बारीक 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 बहुत सारे थ्रेड्स अगर कहीं पर निकले होंगे,
तो वो चीज़ जो है वो डाइजेस्ट, मतलब वो चीज़ जो है वो पानी को या किसी भी लिक्विड को एब्जॉर्ब कर लेती है। तो अब जैसे मैं एंजाइम्स की बात कर रहा हूँ, तो एंजाइम्स जो हैं, एंजाइम्स इस तरीके के स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसमें से छोटे 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 ना सिलिया मतलब क्या बताऊँ, बायोसिंथेटिक फाइबर समझ लीजिए आप, सिंथेटिक तो नहीं कहेंगे उसको, बायो फाइबर समझ लीजिए। बायोलॉजिकल फाइबर जैसे हमारे बाल है ना, ये बाल तो ये बायोलॉजिकल फाइबर है, ये बायोलॉजिकल फाइबर है। हमारे दांत पर तो नहीं आते ना बाल, ठीक है, हमारी आँख पर नहीं आते, तो ये स्किन पर आ जाते हैं। स्किन के भी पर्टिकुलर एरियाज़ में आएंगे, इधर दाढ़ी मूंछ पर आ जाएंगे, थोड़े बहुत हाथों पर आ जाएंगे, बस सब जगह नहीं आते। तो हम ये कहेंगे कि ये जो सिलिया है ये छोटे छोटे ऐसे समझिए जैसे बारीक बारीक बायोलॉजिकल फाइबर्स हैं। तो इनका काम क्या होता है कि ये सिर्फ और सिर्फ वॉर्न आउट सेल्स को, सिर्फ और सिर्फ बैक्टीरिया को, सिर्फ और सिर्फ कोई भी अनवांटेड पार्टिकल जो कि सेल के लिए अच्छा नहीं है उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो ये इस तरीके से होते हैं, और इसको बनाता कौन है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है ना, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसको बनाता है एंजाइम्स को, बस इतना कर लीजिए और उसके ज़्यादा की जरूरत नहीं है। ठीक, वॉर्न आउट सेल्स वो हो गए कि वो वाले सेल जो कि खराब हो गए, वॉर्न आउट का मतलब जो खराब हो गए। जैसे हम ये कहते हैं ना कि मेरी स्कूटर का मेरा जो पीछे वाला टायर है वो वॉर्न आउट हो गया, क्यों, क्योंकि मुझे पता ही नहीं चला कि मैं चलाता रहा उसको, वो घिस गया, घिसते घिसते वो ख़राब हो गया, अब तो बदला ही जाएगा, नया ही टायर डालना जाएगा। तो जब सेल वॉर्न आउट हो जाते हैं तो सेल वॉर्न आउट होने के सेल वॉर्न आउट होने के बाद वो किसी काम का नहीं रहता, तो इसका मतलब उसको फेंकना पड़ेगा कहीं ना कहीं, है ना। और ये डिस्पोजेबल सिस्टम होता है, डिस्पोजल सिस्टम मतलब डस्टबिन, एक तरह से डस्टबिन हो गया। तो इसके अंदर ही सारी की सारी चीज़ें ये एनगल्फ कर लेता है, और एनगल्फ करके उसको भी खा जाता है, तो उससे भी कुछ ना कुछ इसको न्यूट्रिएंट मिल जाते हैं। बाय चांस जैसे कोई सेल ऑर्गेन खराब हो गया या खत्म ही हो गया, अब वो चल नहीं सकता, मतलब काम नहीं कर सकता, हाँ हाँ, तो वो सेल पूरा ही डिस्ट्रॉय हो जाता है, नहीं फंक्शनल नहीं है, या फिर से वो सेल ऑर्गेन बन सकता है। अगर कोई एक सेल ऑर्गेनली पूरी तरह से खराब हो गया, कोई एक सेल ऑर्गेनली, मान लीजिए रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही खराब हो गया, तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने ही तो लाइसोसोम्स को बनाया था, है ना, वो उसी को खा जाएगा, वो उसी को खा जाएगा, नहीं समझे। मतलब बाकी की सारी चीज़ें तो ठीक है ना, माइटोकॉन्ड्रिया ठीक है, ठीक है, RER ठीक है, हमने ये कह दिया कि कोई एक चीज़ खराब हो गई, गोल्गी एपरेटस मान लो खराब हो गया, तो गोल्गी एपरेटस को वो खा जाएगा, तो खा तो जाएगा, फिर गोल्गी एपरेटस रहेगा ही, दोबारा डेवलप होगा, दोबारा डेवलप होगा, रीजनरेट होगा, ठीक है ना। ये सेल के अंदर के पार्ट्स में होता है, लेकिन ये चीज़ जो है ये ह्यूमन बॉडी में ऑर्गन्स में नहीं होता, ऑर्गन्स में नहीं होता, या किसी ऑर्गन में होता भी है, किडनी या लिवर, ठीक है, लिवर में होता है। तो मतलब फिल्ट्रेशन का काम किडनी का होता है, फिल्ट्रेशन का काम किडनी का होता है, और लिवर में ये होता है, जैसे कहते हैं ना कि कोई, जैसे ये कहा जाता है कि शराब नहीं पीनी चाहिए, शराब पीने से लिवर ख़राब हो जाता है। तो अगर मान लीजिए जैसे लिवर ख़राब हो गया, तो अगर एक चीज़ तो ये तो हो गया, अल्कोहल का साइड इफ़ेक्ट हो गया, अल्कोहल पीने का ये साइड इफ़ेक्ट हो गया, लेकिन जो दूसरी चीज़ है वो ये है कि आपने एक बीमारी का नाम सुना होगा, जॉन्डिस जिसको कहते हैं। तो जॉन्डिस इतना ज़्यादा डैमेज करता है लिवर को, जितना शायद अल्कोहल कंजम्पशन से भी उतना ख़राब होता है, ठीक है, डैमेज होने लगता है लिवर, और आदमी बच नहीं सकता, उसमें बड़ी खतरनाक बीमारी होती है। वो वायरल इन्फेक्शन है जिससे बॉडी का बिलिरुबिन काउंट जो है वो कम होता चला जाता है, और वो अगर एक पर्टिकुलर लेवल से कम हो जाता है तो फिर लिवर की रिकवरी भी मुश्किल हो जाती है। लेकिन जो लिवर है, लिवर ही एक ऐसा पार्ट है बॉडी का कि अगर वो कट भी जाए, थोड़ा सा भी रह गया ना, थोड़ा सा भी रह गया, आधे से ज़्यादा भी डैमेज हो गया, तो भी वो रीग्रो कर जाता है, हाथ की उंगली कट जाए रीग्रो नहीं करेगी, ठीक है, नाक कट जाए रीग्रो नहीं करेगी, तो हमें कह रहे हैं तो रामायण की सही बात है। मुझे लग रहा है लॉकडाउन में देखी है रामायण पर, लॉकडाउन में। चलिए जी, उसके बाद नेक्स्ट आप नोट करें, नेक्स्ट और ऑर्गेनल है माइटोकॉन्ड्रिया। Mitochondria are known as the powerhouses of the cell.
बस बाकी फंक्शन इसके नेक्स्ट क्लास में कराता हूँ, आज इतना करना। नाम क्या तुम्हारा?